दोस्तों नमस्कार। ना तो ये चुनाव चेक एंड बैलेंस वाला है और ना ही यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले वाला है। जनता के भीतर बहुत साफ मैसेज है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया खड़ा है। हालांकि इस देश के कई क्षत्रपों ने चुनाव से ठीक पहले यह जरूर सोचा कि वह अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए उसी राजनीतिक लकीर को खींचेंगे जिसके आश्रय उनकी अपनी पहचान अपने राज्य की राजनीति में बनी रह जाए। कुछ क्षत्रपों ने यह भी सोचा कि हम किसी दोनों गठबंधन से हटकर वैचारिक तौर पर एक गठबंधन के साथ रहेंगे लेकिन दूसरे का विरोध करेंगे। लेकिन चुनाव जैसे धीरे धीरे नजदीक आते चले गए और एक के बाद एक 3 चरण जब बीत चुके हैं और कल चौथे चरण पर वोटिंग होनी है, उससे पहले 2 मैसेज इस देश में साफ तौर पर हैं। हो सकता है इन चुनाव परिणामों के बाद इस देश के कई क्षत्रपों की राजनीति खत्म हो जाए। यह हो सकता है जो इंडिया गठबंधन में साथ लेकिन चुनावी रणनीति में साथ नहीं उतरे या फिर चेक एंड बैलेंस बनाने में ही लगे रह गए, उनकी भी राजनीतिक जमीन न सिर्फ सिकुड़ेगी बल्कि एक लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके सामने मुश्किल होने वाली है। और यह परिस्थिति इस देश की राजनीति के भीतर खास तौर पर अपने अपने राज्यों में अपने बूते खड़े क्षत्रपों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह समझ ही नहीं पाए कि अगर वाकई इंडिया गठबंधन एक तरफ है और वह मोदी सत्ता को लगातार चुनौती दे रहा है तो उससे हटकर वोटर किसी तीसरी दिशा में देखने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह है अपने राजनीतिक जीवन में नवीन पटनायक चेक एंड बैलेंस करते रहे। और चेक एंड बैलेंस का असर यहां तक हो गया कि चुनाव से ऐन पहले गठबंधन का जिक्र होने लगा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा। बीजेपी ने अपने तौर पर एक एक सीट और एक एक वोट को लेकर उड़ीसा के भीतर जो समीकरण बैठाए या कहें जो अपने तौर पर सर्वे किए, वो सर्वे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत बड़े लाभ की आशा हो चली है। उन्हें यह भरोसा हो चला है कि 2019 की तस्वीर कम से कम उड़ीसा में पूरे तरीके से बदलने वाली है। और उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी शुरू से इंडिया गठबंधन के साथ थी। यह भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए कहा था कि पटना तो परिवर्तन की भूमि है, तो पहली बैठक वहीं पर कराइए। लेकिन जब वो अकेले चुनाव मैदान में उतर गई तो उसके बाद की परिस्थितियां बहुत साफ बता रही है कि बंगाल के भीतर का आकलन वोटों में नेक टू नेक से कहीं आगे निकल चुका है। यानी एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। यहां पर कांग्रेस या वामपंथियों की मौजूदगी 1-2 सीटों से हटकर कोई असर दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन वह कौन सी बड़ी सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी अब मान रही है कि उसे लाभ हो जाएगा, और वह उसने कागजों पर कम से कम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर दिखला दिया है। और ममता बनर्जी की राजनीति कैसे सिमटेगी यह भी एक सवाल है। और तीसरा सवाल तेलंगाना को लेकर है, जहां पर केसीआर जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो वो चेक एंड बैलेंस बना रहे थे। उन्होंने कोशिश भी की कि अपने तौर पर वो एक अलग गठबंधन को तैयार करें। और अपने गठबंधन को बनाने के लिए याद कीजिए उन्होंने एक रैली भी की थी जिसमें अरविंद केजरीवाल भी गए थे, जिसमें अखिलेश यादव भी गए थे, जिसमें भगवंत सिंह मान भी गए थे, जिसमें लेफ्ट के भी लीडर गए थे और केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी गए थे। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और कर्नाटक के समानांतर तेलंगाना की परिस्थिति में भी जब वहां पर कांग्रेस की सत्ता आ गई तो उसके बाद जिस तेजी से अस्त हुआ केसीआर का साम्राज्य, सिर्फ सत्ता ही नहीं गई बल्कि पूरा वोट बैंक खिसक गया। उसका लाभ कांग्रेस सोच जरूर रही है कि उसे मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ सीट दर सीट जो परीक्षण बीजेपी ने किया है उसमें तेलंगाना में उसे भारी लाभ मिल सकता है। यह संकेत वो अपने पार्टी के भीतर दे रही है। और तेलंगाना के भीतर की अगर स्थिति को देखिएगा तो लगभग 20% वोट तेलंगाना में बीजेपी को पिछले चुनाव में मिले थे। टीआरएस को 41% मिला था।
लेकिन उस डिजाइन में कांग्रेस अपने तौर पर 29-30% वोट के साथ खड़ी थी, उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या वाकई तेलंगाना में सत्ता में आने के बावजूद भी स्थिति बीजेपी की ज्यादा अनुकूल है? और इसके समानांतर जगन रेड्डी का सवाल है। जगन रेड्डी की बहन या कहें वाईएसआर की बेटी, वह आज की तारीख में कांग्रेस के साथ खड़ी है और जगन रेड्डी अपने बूते चुनाव मैदान में है। लेकिन वहां पर जो समझौता चंद्रबाबू नायडू और पवन यानी जन सेना पार्टी के साथ बीजेपी ने किया है, उसके समीकरण बहुत साफ बताते हैं कि इस बार बड़ा झटका जगन रेड्डी को लगेगा। और क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि खास तौर से 4 राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को भारी बढ़त मिलेगी और यही बढ़त बताने की स्थिति में आ जाएगी कि बीजेपी 272 के आंकड़े को छुएगी या नहीं छुएगी और गठबंधन के आसरे वह 272 के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि कई राज्य नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा राज्य तो ऐसे हैं जो 2019 की तुलना में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और वो कतार वाकई लंबी है। वो कर्नाटक है, वो महाराष्ट्र है, वो राजस्थान है, वो बिहार है, वो झारखंड है, वो छत्तीसगढ़ है, एक लंबी कतार और उत्तर प्रदेश भी है। अब सवाल यह है कि जहां जो घाटा हो रहा है उसकी एवज में क्या इन 4-5 राज्यों में 4 राज्यों का नाम हमने लिया, उसके बाद 5वां राज्य कुछ हिस्सा पंजाब की 2 सीटों का है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु की 4 सीटों का है। सवाल है यहां पर भी क्या खाता तमिलनाडु में बीजेपी के अनुकूल खुल जाएगा जो वो सोच रही है? इस दृष्टि से ध्यान दीजिए तो अलग अलग तौर पर कांग्रेस से मुकाबला इन जगहों पर नहीं है। इन जगहों पर छत्रपों की राजनीति या तो खत्म होगी या छत्रप अपने बूते चलते चले गए। ना इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए तो उनको घाटा होगा और इसका लाभालाभ बीजेपी को मिलेगा क्या? हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से एक एक राज्य की परिस्थिति को समझिए जरूर और इन परिस्थितियों के भीतर किस तरीके से निशाना किस पर किस तरीके से साधना है। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां उन्होंने भाषण में सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं घसीटा बल्कि कांग्रेस लेफ्ट और उससे निकली हुई ममता बनर्जी को लेकर निशाने पर लिया। और बंगाल के भीतर की स्थिति क्या कहती है? बंगाल के भीतर का सच यह है कि 2019 में 40% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। ममता बनर्जी को सिर्फ 3.5% या कहें 3% वोट ज्यादा मिले थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16 सीटों पर जीती थी और ममता बनर्जी 22 सीटों पर जीती थी। उसके अलावा सीपीएम के पास 6.5% वोट लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। 5.5% वोट कांग्रेस के पास, वह 2 सीट जीत पाई। लेकिन इस बार जब हम कह रहे हैं मुकाबला बहुत सीधा है, वोटर के जहन में यही है, इसी के साथ लेकर बीजेपी का एनालिसिस बहुत साफ है कि बंगाल के भीतर उसको कम से कम जो पिछली बार 16 सीटें जीती थी उसमें 10 सीटों का लाभ हो सकता है। 5 सीटों को लेकर तो वह कंफर्म है। डमडम की सीट है, आरामबाग की सीट है, बीरभूम की सीट है, बोलपुर की सीट है, कृष्णानगर की सीट है, इनको लेकर उनका एनालिसिस साफ है। लेकिन वह 10 सीटों के आगे जा रही है कि हम उससे भी ज्यादा जीतेंगे। इसीलिए जो निशाना प्रधानमंत्री साध रहे हैं और जिन गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि वह वोटों के ध्रुवीकरण को बहुत साफ तौर पर एक लकीर खींच रहे हैं। क्योंकि मोदी की गारंटी अगर रामनवमी बना सकते हैं, इस दिशा में आ जाए, तो फिर आप सोचिए राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की धरती पर कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जानते हैं कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने सत्ता कभी नहीं भोगी है और पहली बार टीएमसी से निकले हुए नेता ही सही लेकिन वह बीजेपी की धारा और उसकी सोच के साथ अगर खड़े हैं तो ऐसे में अतीत की सत्ता जो कभी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ कांग्रेस की रही हो या ज्योति बसु के साथ लेफ्ट की रही हो, उन तमाम परिस्थितियों से जोड़ते हुए ममता बनर्जी को अगर खड़ा कर दिया जाए तो बंगाल जो परिवर्तन की दिशा में अगर बढ़ेगा तो बड़ी तादाद के साथ बढ़ेगा। इसीलिए इसी अंदाज के रास्ते प्रधानमंत्री निकले हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परिवारवाद,
और कांग्रेस का तुष्टीकरण और दूसरे वाम लेफ्ट का अत्याचार और अनारकी, इन सारों को मिला दे, ये सारी बुराइयों को एक जगह पे इकट्ठी कर दे, तब बनती है अकेली टीएमसी। दरअसल बंगाल इंडिया गठबंधन के कंट्रडिक्शन की जगह है और इसका लाभ बीजेपी को लगने लगा है कि उसे मिलेगा, क्योंकि 12% वोट के साथ सीपीएम और कांग्रेस की मौजूदगी कितनी सीटों को जीत पाएगी यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से 2 सीट के बाद बात बन नहीं रही है और जैसे ही वो टकराते हैं तो वोट तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का ही कटता है या दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का ही वोट कटता है, लेकिन वो शिफ्ट कहां होता है तो सिर्फ मैक्सिमम 3% वोट बीजेपी को चाहिए और उसका मानना बहुत साफ है कि इस बार वो तकरीबन 45% वोट उसको मिल जाएंगे, यानी 4.5% वोट पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा। अगर यह स्थिति पश्चिम बंगाल के भीतर आती है तो कम से कम 26 सीट और ज्यादा से ज्यादा 33 सीट बीजेपी जीत सकती है और यह उनके अपने समीकरण बताने लगे हैं। तो सवाल है कि इतनी ज्यादा सीटों की जीत उन राज्यों में जहां पर वो गंवा रही है वो भरपाई करने की स्थिति में होगी, क्योंकि दूसरा निशाना उड़ीसा पर है। उड़ीसा में 8 सीट बीजेपी जीती थी, बीजेडी यानी नवीन पटनायक 12 सीट जीते थे, लेकिन दोनों के बीच में जो वोट का अंतर था वो सिर्फ 4% का वोट था और तीसरी सदस्य के तौर पर या तीसरी पार्टी के तौर पर या तीसरे त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर कांग्रेस लगभग 13-13.5% वोट के साथ थी। लेकिन उड़ीसा की राजनीति के भीतर इस बार नवीन पटनायक और बीजेपी ही साफ तौर पर टकरा रहे हैं, तो ये 13% वोट कहां जाएंगे? अगर दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को शहमात देने की स्थिति में है तो क्या कांग्रेस के वोट नवीन पटनायक के पास जाएंगे या कांग्रेस के वोट छिटक कर और उसका लाभ अपने तौर पर बीजेपी ले लेगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि नवीन पटनायक ने केंद्र के भीतर अपनी राजनीति को चेक एंड बैलेंस के तहत रखा। जब जब बीजेपी के सामने मुश्किल आई किसी विधेयक को पास कराने को लेकर तो कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ, वहां पर नवीन पटनायक खड़े हुए और कई मौके आए। कई मौके क्या आए, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विधेयक पार्लियामेंट में लाया गया तो नवीन पटनायक ने सरकार का साथ दिया। वो चाहे दिल्ली सरकार के पावर का सवाल हो, चाहे चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति प्रधानमंत्री करें इसको लेकर सवाल हो, तो ये एक बड़ा सवाल है कि नवीन पटनायक की राजनीति बीजेपी की जो वोट के ध्रुवीकरण के साथ की परिस्थिति और वहां पर भी जिन जगहों पर पिछली बार जीत 8 सीटों पर हासिल की थी, वो बारगढ़ हो, सुंदरगढ़ हो, संबलपुर हो, मयूरभंज हो, बालासोर हो, बोलांगीर हो, कालाहांडी हो, भुवनेश्वर हो। कालाहांडी में फिर से चुनाव कल वोटिंग होने वाली है, लेकिन नजर जो है जहां की 5 सीटें जहां पर नजर है उसमें भद्रक है, डेनकेमाल है, नवरंगपुर है, पुरी है, कोरापुट है। इन 5 सीटों को बीजेपी मानकर चल रही है कि वो जीत जाएगी और यहां का सवाल यह है कि लगभग 3.5-4% का वोट इधर से उधर अगर बीजेपी के अनुकूल होता है तो वह एक झटके में कम से कम 12 सीट और ज्यादा से ज्यादा 17 सीट तक वो जीत सकती है। अब ये सीटें जो जुड़ती चली जा रही है, बंगाल की सीट जुड़ी, उड़ीसा की सीट जुड़ी, यह सीट क्या 272 तक पहुंचा देगी? क्योंकि यह आकलन लगातार हो रहा है। जिस लिहाज से बीजेपी सिकुड़ रही है, जो पिछली बार पूरे यौवन पर थी, वो हरियाणा के भीतर भी 10 सीट इस बार जीत नहीं पाएगी। बिहार में भी 39 सीट एनडीए जीत पाई, इंपॉसिबल सी चीज है। यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर है, यही स्थिति राजस्थान के भीतर है। उनकी भरपाई क्या इन सीटों के जरिए हो रही है? क्योंकि इसके बाद का नजरिया, सबसे बड़ा नजरिया आंध्र प्रदेश पर है और वहां पर बीजेपी नहीं, वहां एनडीए है। इसीलिए पहली बार भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री ने आंध्र में ही मोदी की गारंटी नहीं कहा, एनडीए की गारंटी कहा, क्योंकि वो जानते हैं वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ होने का मतलब क्या है। और अगर 2019 के अक्स तले परिस्थितियों को पलटिएगा तो वाईएसआर को 49% वोट मिले थे,
लेकिन टीडीपी को भी 40% वोट मिले थे। और उस लिहाज से अगर समझिए तो जन समाज पार्टी जो थी, जनसेना पार्टी जो थी, उसको तकरीबन 6% वोट मिले थे। यानी बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी और जनसेना, इन तीनों को मिलाइएगा तो इनके पास भी लगभग 46-47% वोट 2019 के लिहाज से है। और अब तो अगर केंद्र का साथ है और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति में खुले तौर पर एनडीए की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 से 3% कम अगर जगन रेड्डी के होते हैं तो उनकी 22 सीटें घटकर एक झटके में 7 सीटों पर आ जाएगी, 7। और यहां की 15 सीट एक झटके में शिफ्ट हो जाएगी। और यह 15 सीट का मतलब बहुत साफ है कि एक लिहाज से टीडीपी और कांग्रेस को इसका लाभ होगा। कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ रही है आंध्र प्रदेश के भीतर में, 17 सीटों पर टीडीपी लड़ रही है, 2 सीटों पर वहां पर जनसेना लड़ रही है। राजनीतिक तौर पर यह लाभालाभ की स्थिति जो तीसरा राज्य है, यह कितना महत्वपूर्ण है और यह किस रूप में 272 के जादुई आंकड़े को पार करवाएगा, यह आकलन बीजेपी के भीतर का है। और चौथा स्टेट शायद केसीआर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। राजनीतिक तौर पर वह अपनी राजनीतिक जमीन को इतना पुख्ता मानते रहे कि उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, उल्टे एक थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। और यह परिस्थिति विधानसभा चुनाव में उन्हें जिस तरीके का हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद की राजनीति सिमटते सिमटते उनके परिवार तक सिमट के रह गई। और परिवार के भीतर भी बेटी जेल में, बेटा राजनीतिक तौर पर इंटरव्यू में जाके अटक गया और केसीआर खुद अपनी राजनीति को साधने के लिए उस परिस्थिति को दोबारा जीवित कर नहीं पा रहे हैं जहां पर इस बात का जिक्र हो। नहीं नहीं, वो शानदार तरीके से उनकी राजनीतिक जमीन बची हुई है। यानी परिवार के मातहत चीजें सिमट कर कैसे खत्म होगी। और तेलंगाना में लगभग 20% वोट बीजेपी को मिला था, 29% वोट लगभग कांग्रेस को मिला था और टीआरएस के पास 41% थे। वो 41% वोट जिस पर 9 सीट उन्होंने जीती थी, इन 9 सीटों पर कौन कब्जा करेगा, असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसी बात को लेकर है। और सवाल यह हो गया है कि राज्य में अगर कांग्रेस है और कांग्रेस राज्य के भीतर रेवंत रेड्डी लगातार जो मैसेज देने की स्थिति में है कि आपने यहां जिता दिया, अब दिल्ली में जिता दिए, तो फिर बीजेपी को झटका लगेगा। लेकिन तेलंगाना की राजनीति को समझते हुए बीजेपी ने जो वहां पर उम्मीदवारों के आसरे और टीआरएस के साथ अंदरूनी तौर पर जो भी चीजें हुई और उसमें एआईएमआईएम की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे, उसमें वो राजनीतिक समीकरण में उसका मानना है कि उसकी सीटें डबल हो सकती है, यानी 4 से 8 हो जाएगी। और 4 से 8 का मतलब है कि कांग्रेस भी 3 से 9 पर पहुंच जाए, क्योंकि यहां पर टीआरएस जीत पाने की स्थिति में नहीं है। एआईएमआईएम की क्या स्थिति होगी, क्योंकि वह 2.5-3% पर सिर्फ एक पॉकेट में सिमटी हुई है। शायद इसीलिए यह वो स्थिति बार बार बता रहे हैं कि दरअसल इन 4 राज्यों के मद्देनजर बीजेपी को बड़ा लाभ है। 5वें राज्य का हिस्सा थोड़ा सा अटका हुआ है। 5वें राज्य के दायरे में कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है और कुछ पंजाब का हिस्सा है। अकाली भी आखिरी दम तक तय नहीं कर पाए कि वो किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस राजनीति को साधेंगे और कैसे साध पाएंगे। इसीलिए उनकी राजनीति इस दौर में फंसती चली गई। और उनकी सीटों पर कौन कब्जा करेगा या कैसे कोई किस रूप में जीत सकता है, क्योंकि पंजाब के भीतर में 2 सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, अकालियों ने भी 2 सीट जीती थी। और ध्यान दीजिए वहां पर आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना वोट मिला था उसकी तुलना में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। और बीजेपी इस बात को महसूस कर रही है कि राजनीतिक तौर पर उसकी जमीन कहीं पुख्ता हो सकती है, जहां पर अकाली वोट भी शिफ्ट कर जाए। बीजेपी को 9.63% यानी 9.5% के लगभग, आम आदमी पार्टी को लगभग 7.5% वोट पिछली बार मिले थे। इस बार वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टकरा रही है। कांग्रेस को 40% वोट जरूर मिले थे, लेकिन विधानसभा की जीत के बाद अब ये दोनों वोट जहां टकराएंगे, बीजेपी को लगता है कि वह 2 से 4 सीट तक पहुंच सकती है। और तमिलनाडु के भीतर भी उसका मानना है कि 2 सीटों पर उसे कम से कम जीत मिल जाएगी। अगर इस पूरी राजनीति को समझे तो लगभग
क्या वाकई 50 सीटों तक का लाभ बीजेपी यहां से कमा लेगी और दूसरी जगहों पर जो वो गंवाएगी उसको कहीं भरपाई करते हुए वह 272 के आंकड़े को छू लेगी? क्योंकि जिन जगहों पर वो गंवा रही है अपनी सीटों को, वहां वो पूरी तरीके से जान चुकी है कि स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। और यह स्थिति बहुत दूर की नहीं, अगर महाराष्ट्र के भीतर झांक कर देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं। वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रोड शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से उनके स्वागत में जुड़े हैं। लेकिन जरा एक तस्वीर को देखिए, आप समझ जाइएगा कि कितनी हल्की बात और कितनी हल्की राजनीति के दायरे में एकनाथ शिंदे खड़े हैं, शिवसेना का चुनाव चिन्ह लेकर भी और बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर भी। रैली है, रोड शो है, उसमें पूरी जनता रास्ते पे उतर गई है। चारों तरफ से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है, भारी जन समर्थन मिल रहा है और ये विकास के मुद्दे पर लोग साथ में आए हैं। या बेड़ा बैंकर का जो विकास हुआ है, देख रहे हैं, रोड बन रहे हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है, ट्रैक्टर डेवलपमेंट का काम है, सारे जो यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ पर हर एक सुविधा देने का काम हमारी महायुति सरकार ने किया हुआ है। तो बीजेपी को कोई बहुत भरोसा महाराष्ट्र की राजनीति में अपने साथ खड़े दलों से लाभ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल तो यह है कि 272 के आंकड़े को छूना है और उसमें उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक पंजाब और तमिलनाडु क्या वाकई उन्हें लाभ पहुंचा देंगे? और अगर ये लाभ पहुंचा रहे हैं जो कागजों पर बीजेपी के भीतर अपने सर्वे में नजर आने लगा है, तो वो एक बात समझ गई है कि अब कॉन्फिडेंस के साथ सामने आना होगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो और वहां की रायबरेली सीट ही क्यों ना हो। और शायद इसीलिए आज अमित शाह जब रायबरेली पहुंचे तो वहां जिन सवालों को उठा रहे थे, उन सवालों से हटकर जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी भी सामने आ गई और दोनों के आपसी संवाद नहीं बल्कि सवाल जवाब जरा सुन लीजिए, फिर आप समझिएगा कि 272 का आंकड़ा क्यों इस दौर में महत्वपूर्ण हो चला है। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की एमपीएलएडी से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू सेमरी। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? अग्निवीर योजना, अग्निवीर। तो कांग्रेस हर जगह चुनौती देने को तैयार है और राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी की छवि जब डिबेट करने की दिशा में अपनी सहमति के साथ बढ़े और यह सवाल भारत की राजनीति के भीतर उठने लगे, क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डिबेट करेंगे या नहीं करेंगे, तब अगला सवाल यही है कि भारत की राजनीति
दो फाड़ हो चुकी है वोटरों के लिहाज से। वह तीसरी दिशा में देखने को तैयार बिल्कुल नहीं है और शायद इसीलिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक तमिलनाडु के भीतर उसकी मौजूदगी नहीं के बराबर है। वो अपने बूते अलग से मैदान में इस रूप में खड़ी है नहीं या हो नहीं सकती है जहां पर वो कह पाए कि उसकी सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है, और यहीं पर बीजेपी को ज्यादा बड़ा लाभ मिल रहा है। लेकिन जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, क्या वाकई इस दौर में उन क्षत्रपों ने बड़ी गलती कर दी जो वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आए, या वाकई उन्होंने बड़ी गलती कर दी कि वैचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ रहे लेकिन सीटों का तालमेल उन्होंने नहीं किया, या फिर अब उनकी राजनीतिक लड़ाई जो थी लोकसभा चुनाव से निकलेगी लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीति बची रह जाएगी? यह सवाल 2024 के अक्स तले छुपा हुआ है, और शायद इसीलिए वो नवीन पटनायक हो, वो ममता बनर्जी हो, वह केसीआर हो, वो जगन रेड्डी हो, राजनीतिक तौर पर छत्रपों के सामने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद उनकी अपनी राजनीति के सिमटने का असर भी आपको दिखाई देने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।